जाको राखे साई, मार सके ना कोई। रही बात नेता किसी का नहीं होता, मरी माता मंदिर, और मरी माता मंदिर के विषय मुद्दा मुझे कोकनी माता मंदिर का पता चला। वहाँ के स्थानिक लोग मेरे पास आए थे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे मुंबई खबरनामा। आज हमारे साथ आए हैं आरपी न्यूज के चीफ एडिटर राजेश पांडे जी। आइए हम उनसे पूछते हैं कि बहुत सारे लोगों का हमें पर्सनली मैसेज आया था कि राजेश जी से बात करें और बहुत समस्या हो रही है, तो उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। थैंक यू राजेश जी, मुंबई खबरनामा में आपका स्वागत है। आप बताइए, कल आपका हमने लाइव देखा था, हम भी आपको फॉलो करते हैं, हम भी आपके फैन इंस्पायरर है। थैंक यू। कि नेता किसी का नहीं होता है, ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात बोले। बट कुछ लोग हैं जो ये बात नहीं समझ पा रहे। हम बोलते हैं तो वो समझते हैं हम एक किसी के पर्स में है या हमें नेगेटिव सोचते हैं, बट हम ठीक क्लियर बताते हैं। तो उसके बारे में आप और जानकारी थोड़ा बताएं कि आप क्यों ऐसा बोले। मुंबई खबरनामा के सभी दर्शकों को जय श्री राम, अल्लाह हाफिज, नमस्ते। जो भी कहना चाहूँगा, मैं आपका ही हूँ, आप मेरे हो। जो मुझे समझ में आता मैं बोलता हूँ। सभी दर्शकों को सबसे पहला बोलूँगा कि ये चैनल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। क्यों? क्योंकि एक पत्रकार की मदद के लिए आया है, उसकी आवाज़ सुनने के लिए आया है, और मुझे फॉलो भी करते हैं, है ना। तो आप भी मेरे फॉलोवर हुए इनडायरेक्टली, सभी हम परिवार के हैं। रही बात नेता किसी का नहीं होता, ये मेरे मुंह से निकली हुई अचानक बात है। मैंने कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ, जो दिल से निकलता है वही बोलता हूँ। आज तक कितने सारे नेताओं के साथ जो लोग घूमते फिरते हैं और जब उनको टिकट नहीं मिलती है तो उनके खिलाफ बोलते हैं। ये सारी उदाहरण अपने मुंबई ने, महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने देखा हुआ है। तो इस इलेक्शन में 2026 के इलेक्शन में तो बहुत सारे लोग नाराज थे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें की, बहुत लोगों के खिलाफ आंदोलन किया, ये किया वो किया, और जो लोग जीतने के बाद उनके साथ रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता की आवाज, जनता का हक जनता को ही उठाना पड़ता है, नेता किसी का नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपको आपके आवाज को खुद ही उठाना पड़ेगा। सिर्फ नेता आपका इस्तेमाल करेंगे आंदोलन के लिए, भीड़ के लिए, और सिर्फ आपको मोहरा बना के आपको मूर्ख बनाने का काम ये जनता नहीं, जनता को नेता करता है। इसीलिए मैंने कहा नेता किसी का नहीं होता। जैसे आप कल एक और मुद्दा उठा रहे थे लाइफ में, हमने सुना मंदिर, पीटीसी और शमशान भूमि का। तो शमशान भूमि का ये सूत्रों के उससे मिला ही है कि कोकनीपाड़ा पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये सही जानकारी है कि जैसे शमशान भूमि एक रेसिडेंट एरिया में नहीं खुलना चाहिए क्योंकि उसमें से धुआं निकलता है तो लोगों को बहुत तकलीफ होगी। तो उसके लिए क्या है, आप बताओगे थोड़ी डिटेल में। सबसे पहला आपके चैनल के माध्यम से तमाम कुरार वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो शमशान बनने वाला है, बनने तो वाला है, पक्का बनने वाला है, पर वो जलाने वाला नहीं बनने वाला है, इलेक्ट्रिक बनने वाला है। ग्रीनरी जिसको बोलते हैं ना, वो बनने वाला। तो उसमें से कोई धुआं नहीं निकलेगा, उसमें से कुछ पता ही नहीं चलेगा। अच्छा बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मरना नहीं चाहता और मरेगा नहीं? ऐसा कोई है? नहीं। हम पैदा होते अस्पताल में और मरते शमशान में। ये दोनों चीज कभी रोकी जा सकती है। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इस शमशान भूमि का जो जानू भोय नगर के हाईवे के पास, जब आप यहाँ से निकलोगे जिस बिल्डिंग से, तो जब डी विंग बन रही है उसके सामने जो शमशान की जगह है, वहां पर ये शमशान बनने वाला था। और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों ने पहले ओमकार बिल्डर से शिकायत कर करके बहुत सारे पैसे उगले हैं, बिल्डर को ब्लैकमेल करके, लोगों के लिए डरा डरा के, मतलब इतना परेशान किया ओमकार बिल्डर को कि कुछ लोगों ने नाला सोपारा में ओमकार से इस मैटर को दबाने के लिए फ्लैट लिए, और जो पूर्व नगर सेवक है उन्हीं के साथ लोग घूमते हैं, है ना। और सोचिए, वही लोग अभी कुछ और लोगों को, शिक्षित लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कोकनीपाड़ा में आ रहा है शमशान भूमि। अब बताइए मुझे, आप पत्रकार हैं, एक बिल्डर अपनी साइड को खराब करने के लिए अपने प्राइवेट बिल्डिंग के पास कोई शमशान भूमि बनाएगा? नहीं। बनाएगा? नहीं। तो ये लोगों को गुमराह नहीं कर रहे, खुली तौर से गुमराह कर रहे हैं। ये शमशान भूमि अप्पापाड़ा के खदान में जा रही है, खदान के आसपास में जा रही है, और खदान के यहाँ पर कोई रेसिडेंशियल नहीं है। तो ये लोगों को खाली गुमराह करके मूर्ख बनाने का काम ये कुछ नेता कर रहे हैं। और नेता किसी का नहीं होता, इसका महत्वपूर्ण सवालों का जवाब इसी कुरार के वार्ड क्रमांक 43 से मिलता है। लोग शिक्षित होने के बाद भी अनपढ़ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है ये क्या हम कर रहे हैं, कौन हमको भड़का रहा है, कौन हमारे को गुमराह कर रहा है, और कौन हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ये लोगों को पता नहीं चल रहा है। आज बताऊं, वही जिसने ओमकार के हमारी शमशान भूमि का मुद्दा उठाकर नाला सोपारा में फ्लैट लिया था, अभी जानकी निवास में किसी का घर है,
और काम धंधा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता, आगे पीछे घूमता है, एसआरए में जब देखो पड़ा रहता है, लोगों की शिकायत करना, फर्ज फर्जी पात्रता करना, ये सारी चीजें उनका धंधा है। और वही लोग आज लोगों को न्याय दिला रहे हैं, लोगों के हक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा नेता किसी का नहीं होता। हाँ, मंदिर की आप जो दो मंदिर की बातें कर रहे थे, तो मंदिर के विषय में क्या है? सबसे पहला हम जिस विभाग में रहते हैं वहाँ के मंदिर की बात करता हूँ, मरी माता मंदिर। जी। और मरी माता मंदिर के विषय पे यहाँ के मरी माता मंदिर के जो संस्था के लोग थे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हमको नोटिस आया है और हमारा मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है। तो जब मैं पिछले 18 सालों से माता रानी का भक्त हूँ, मेरे घर पे नवरात्रा होती है, गणेश उत्सव होता है, मैं बहुत धार्मिक हूँ। जिस धर्म में मेरा पैदा हुआ है उस धर्म को आगे बढ़ाने का मैंने ठेका लेके रखा है और मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं करता। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई वाला आदमी हूँ। मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं करता। हाँ, जब मौत मुझे अपने धर्म के काम में आ जाएगी तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। जिस धर्म में पैदा हुआ उसका सम्मान करना हर किसी का काम है। आपका भी, आप जिस समाज में हो आप अपना धर्म निभाते हो, हम अपना धर्म निभाते हैं। हमारा भाईचारा है, हम पास में बैठते हैं, थाली में खाते पीते हैं। खाली मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, शाकाहारी हूँ, तो बस उतना ही थोड़ा मैं ध्यान रखता हूँ, है ना। और रही बात उस मंदिर की, तो मंदिर के लिए मैंने एक प्रण लिया था कि जब तक मेरी सांस चल रही है, ये मरी माता मंदिर के लिए लोगों को भड़का के मेरे खिलाफ पूरी इलेक्शन में कैंपेन हुआ। आपने देखा सोशल मीडिया पर जो लोग मेरे पास आए थे वो लोग बोल रहे कि मैं नहीं आया। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, है ना। ये सारी चीजें झूठ नहीं बोलते। आज वो लोग पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं जो मंदिर दिलाने की बात कर रहे थे, पता नहीं कहीं। और दूसरा मुद्दा, मुझे कोकनी माता मंदिर का पता चला। वहाँ के स्थानिक लोग मेरे पास आए थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी कॉपी भी दे दूंगा। यहाँ के लोगों ने बताया था कि वो मंदिर 2015-16 से जो भी उसका ऑडिट वगैरह नहीं हुआ है और कुछ लोग वहाँ के शिकायत कर रहे हैं कि वो मंदिर के बारे में हमें ऐसा पता चला है, उन लोगों को पता चला, उन्होंने मुझे कहा है कि ये मंदिर 1.5 करोड़ रुपया 4 फ्लैट में बिका जा रहा है और ये इसको डीजीएस बिल्डर को बेचा जा रहा है। तो इस विषय पे डीजीएस बिल्डर से भी मैं बात करूंगा, उनका भी पक्ष रखूंगा। वो भी शीतला माता के भक्त हैं, वो भी कभी मंदिर नहीं बेचतेंगे, खरीदेंगे नहीं। इसके ऊपर क्या कुछ है जनता को इसका खुलासा करूंगा मैं। मंदिर तो बेचने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा, ये तो मैं आपसे वादा करता हूँ। जैसे राजेश जी बोल रहे हैं, आज मैं लाइव आपको ये भी अनाउंस करता हूँ, मंदिर, ये दोनों मंदिर के लिए मुंबई खबरनामा भी, आरपी न्यूज, दोनों मिलके ये फाइट लड़ेंगे और हम मिलके हम लोगों का हक दिलाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। और एक और बात थी, जैसे आपने बताया इलेक्शन में आप पे केस भी बहुत हुए हैं। हाँ। तो केस के बारे में आप थोड़ी बताएं कि कितने केस हुए थे आप पे टोटल? पूरी इलेक्शन में मेरे पूरे परिवार पे केस हुए। ओके जैसे हमारा पूरा परिवार ही क्रिमिनल है। ओके। अब जब भी कुछ मुझ पे केस होता है तो जो नेता घर बैठ गया उसी के माध्यम से हम पे केस बने। एसआरए का जो केस मुझ पर अभी इलेक्शन में 7 तारीख को जो घटना घटी थी, आपको सबको पता है, ज्योति होटल के पास जो हमारे हमने 4 लोगों ने मिलकर 50 लोगों को मारा है पुलिस के सामने। हम 4 लोगों ने 50 लोगों को पुलिस के सामने मारा है। इतने बड़े हमारे पास पता नहीं क्या क्या था, तो हमने इतने लोगों को मारा है। और मेरी बेटी पर और मुझ पर शांति भंग का केस पुलिस ने किया, जबकि हमारा एफआईआर लेना चाहिए था। मेरी बेटी का विनय भंग किया। मेरे साथ एक मुस्लिम महिला थी, उसके साथ मारपीट हुई। मेरी बेटी की सहेली थी, उसके साथ मारापीटी हुई। मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता थे, अनिल कटरे थे, उनके पास जय भीम का पट्टा उन्होंने गले में रखा था। वो थोड़े मतलब मेरे मित्र हैं पर थोड़े समाज से जय भीम वाले हैं वो। और मैं खुद जय भीम बोलता हूँ और बाबा साहब के संविधान पे चलता हूँ। मुझे जय भीम बोलने के किसी के बाप के भी डर नहीं है, मैं बोलूंगा, जीवन के आखिरी सांस तक जय भीम बोलूंगा। मेरा अधिकार है वो, बाबा साहब ने मुझे संवैधानिक अधिकार दिया, मैं बोलूंगा। सिर्फ हम लोग जय भीम बोलते हैं ब्राह्मण होने के बाद, तो उनको चिढ़ाई। और हमारे कार्यकर्ता को, अनिल कटरे को 30 से 40-50 लोगों ने पुलिस के सामने मारा, उसका एफआईआर नहीं हुआ। आज तक उसका एफआईआर नहीं हुआ। और हम लोगों पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एफआईआर हो गए। हमें शांति भंग का किया, हम पे आचार संहिता का उल्लंघन का किया। हमने पहले दिन से जो यहाँ पे ठाकुर जो है हमारे यहाँ के चुनाव, दयाल सिंह ठाकुर, उनके खिलाफ मैं पहले दिन से एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि वो चुनाव में हेरा फेरी कर रहे हैं, जानबूझ के लोगों को तकलीफ कर रहे हैं, बहुत सारे गलत काम उन्होंने किए। ये सारा मैं खुलासा कर रहा था पत्र लिखकर पुलिस को, शासन प्रशासन को। तो वो दयाल सिंह ठाकुर ने उस व्यक्ति को जो घर बैठ गया उससे मिलकर जानबूझ के मुझे परेशान करके मेरे बेटे को जो बसपा का टिकट लिया था उसको हराने का इन्होंने सुपारी लिया था और मुझे यहाँ से भगाकर, ये खुद जीतने के चक्कर में थे, पर जाको राखे साई मार सके ना कोई। और ऐसी छड़ी चली, बोलते ना जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती, ऐसी लाठी चली कि भैंस गई चारा खाने। ये सब हुआ।
एक और चीजें हैं, लोग आपको आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप डबल इमेज वो करते हैं। जैसे कुछ साल पहले, लास्ट साल में, जावेद भाई उर्फ पापा भाई, उनका बर्थडे था, सेलिब्रेशन हो रहा था, तो आपने एक वीडियो वायरल किए थे उनके बारे में, और आज ये साल उनके बर्थडे में आप जाके ये बोल रहे हैं ये मेरे मित्र है, हम भाई है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है आप डबल स्टैंड करते हैं। तो उसका आप क्लियर बात कर सकते हैं? बहुत अच्छा मुद्दा आपने लिया, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये होता है पत्रकारिता, ये होता है सच्चाई दिखाना, इसी को बोलते हैं अच्छा पत्रकार और सच्चा पत्रकार। 2000 शायद ये 25 की बात है, चुनाव चल रहे, 24 की बात है, चुनाव चल रहे थे, आमदार सुनील प्रभु इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके सामने संजय निरुपम थे, और ये सारी चीजें मुझे अवगत कराई गई कि जावेद खान उर्फ पापा भाई, उनके ऊपर एनआईए का केस दर्ज था और दर्ज है। इसके बारे में मुझे जानकारी थोड़ी सी कम थी, मैंने उसका पूरा स्टडी किया, रिसर्च किया, और मुझे पता चला कि उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल है, उनके ऊपर एनआईए का मुकदमा दर्ज है। और जो देश का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है, मेरे विभाग का कैसे हो सकता है, उसके साथ कैसे बर्थडे मना सकते हैं हम? तो ये गुस्सा मुझे आया, मेरा देश प्रेम जाग गया, और मैंने उनके खिलाफ बोलना चालू कर दिया। उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। उन्होंने भी मुझ पर बोरीवली में मानहानि का दावा किया है, उन्होंने भी मुझ पर मानहानि का दावा किया है। पर जब मुझे धीरे धीरे अच्छा, एक बात और चीज है, आप जावेद भाई से बोलना, क्योंकि अब मैं जावेद भाई बोलता हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनके भाई को पूछना जो सल्लू है मेरे जीवन में। मैंने जावेद पापा के खिलाफ बोलकर परिवार, उनका बच्चा, सभी लोगों से मेरा नाता अच्छा हो गया, पारिवारिक नाता हो गया। और सल्लू भाई के बारे में मैंने बाद में धीरे धीरे पता किया, कुछ लोगों ने मुझे गलत जानकारी दी और मुझे इस्तेमाल किया गया, और मैंने जाहिर तौर पर मेरे माता रानी के दरबार में मेरे घर उनको बुलाया था, और जब मुझे पता चला ये आदमी गलत नहीं है, तो मुझे माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आती है। देखिए, गलती इंसान से होती है, मैं भगवान नहीं हूँ, गलतियां तो मैं भी कर सकता हूँ, अनजाने में होती है मुझसे, मैं जानबूझकर नहीं करता, पर अनजाने में हुई गलती की भी माफी मांगना हमारे धर्म में लिखा है। और मुझे मेरी माँ ने सिखाया, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, कि आपकी गलती हो ना तो एक्सेप्ट करो। जो आदमी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है ना, वो बहुत आगे बढ़ता है। तो मैंने भी जावेद भाई से माफी मांग ली थी कि जावेद भाई तुम्हारे बारे में भाई मुझे कुछ जानकारी अवगत करे। जावेद भाई ने भी मुझे कहा था, अगर राजेश भाई आप अगर मुझे मेरे बारे में थोड़ा पता करो कि अगर मैं सही में अगर ऐसा आरोपी हूं तो मैं आपकी सभी चीजों को एक्सेप्ट करूंगा। एफआईआर तो हुआ था, एफआईआर होने के बाद जब उन्होंने उसके बाद, जैसे मैं आज फाइट कर रहा हूं अन्याय के खिलाफ, वैसे जावेद भाई ने भी अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी, और उनपे का केस शायद खारिज हुआ। उन्होंने मुझे पेपर दिखाया, मैं उनसे दोस्ती कर ली। कौन सा जावेद भाई मेरे दुश्मन थे और कौन से दुश्मन है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जिस नेता के बारे में मैं अनाप शनाप बोलता हूं वो भी मेरा दुश्मन नहीं है। हमारी विचारों की लड़ाई है, मेरे विचार उनको पसंद नहीं है, उनके विचार मुझे पसंद नहीं, तो विचारों की लड़ाई है। कोई व्यक्तिगत मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर उन्होंने मुझे तड़ीपार कराया, मुझ पर इतने सारे एफआईआर कराए, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा, मेरे बेटी को नहीं छोड़ा, मेरी पत्नी को नहीं छोड़ा, सोचिए मेरी माँ को नहीं छोड़ा, 85 ईयर्स। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में आंदोलन करना, आवाज उठाना गलत नहीं था ना? यहाँ पे कुरार के सीनियर भी मेरे बहुत अच्छे थे, उनको भी दबाव डालकर, कोई रात को बताइए 7 तारीख को हमारे साथ घटना होती है, और 8 तारीख को रात को कोई बड़ा नेता फोन करता है और एडिशनल सीपी साहब तक मुझे दबाव डालते हैं कि मुझ पर एफआईआर लो, जिसकी इंक्वायरी चल रही है। जिस पर मैं आपको बता दूं कि एक महिला है जो एक तरफ मेरी माँ बता रही है अपने आप को, और एक तरफ मेरी दादी बता रही है। उसका मैंने 2022 में कंप्लेंट किया था कि माँ बनी दादी, पेपर में भी आया हुआ है। पुलिस ने एक तरफा स्टेटमेंट लेकर मेरी सारी चीजें को देखकर भी अनदेखा किया और मुझ पर फॉर्जरी का केस किया। मैं उसके खिलाफ कोर्ट में गया हूं मैं, और कोर्ट से मुझे राहत भी मिल रही है, क्योंकि सत्य में जयते होता है, सच की जीत होती है, आज नहीं तो कल होती है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, ये मुझे लगता है। और बाबा साहब आम्बेडकर जी हमारे जो आइडल हैं, जिन्होंने संवैधानिक हक हमें दिया है, और उनके कदमों पर चलकर मुझे नहीं लगता कि मेरी हार हो सकती है कभी। मैं हमेशा जीता हूं और जीता रहूंगा। जैसे राजेश जी ने सही बोला कि झूठ कितना भी बड़ा हो, पर सत्य हमेशा, सत्य की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। झूठ से बड़ा सच्चा होता है, और हमेशा तकलीफ होती है सच को आने के लिए, पर टाइम लगता है, बट एक ना एक दिन सच सामने आता है, लोगों की आंख खुलती है। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए मुंबई खबरनामा, जनता की आवाज सच के साथ। थैंक यू।